तो मेरा बेटा सीपी का पेशेंट है। और जब मैं उसको डॉक्टर्स के पास लेकर जाती थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहीं से पता चल गया था, बेटा कैलाश में एडमिट हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि अभी ये सांस तो ले नहीं पा रहा है, आप इसको एम्स लेके जाएं। तो उन लोगों ने ही एम्स रिकमेंड कर दिया था। वह सांस नहीं ले रहा था, वह को हम पंप करते हुए यहाँ से सांस दिलाते हुए गए थे। तो यहाँ से तब रोड्स भी इतनी बनी हुई नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है, नोएडा से और एम्स तक जाना 1.5 घंटा लगा था। और जो एक मेरे फैमिली मतलब मेरे बड़े भाई हैं, वो आगे स्कूटर पे थे और वो सारी भीड़ को हटाते थे और उनको इतनी चोटें लगीं। बट हम पहुँचे वहाँ पर, तो वैभव को बड़े बच्चों की आईसीयू में रखा गया सर। वहाँ पर ये कह दिया गया कि अगर ये 15 दिन बच जाता है इस फैमिली से, ये अडाप्ट करता है इसको सिचुएशंस को, तो ये जी जाएगा। तो हमें कोई सीट नहीं मिली थी, पर उन लोगों का ये कह दीजिए ह्यूमैनिटी थी कि उन्होंने मुझे एक बेड दे दिया था, क्योंकि मैं 2 दिन की जच्चा थी। तो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड वो ज़मीन पर सोते थे सर। वैभव ने 3 दिन तक वेंटिलेटर पे रहा, चौथे दिन इसने सांस ली सर। 3 घंटे बाद वो वापस वेंटिलेटर पे चला गया। जब वो दूसरी बार वेंटिलेटर पे गया तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर सक्सेना बहुत वो बच्चों का ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे और वहाँ का हेड थे। तो उन्होंने बोला कि देखो अभी होप है, ये दूसरी बार जा रहा है तो होप है, ये बच्चे के अंदर अभी देखेंगे। 3 दिन तक ये फिर वेंटिलेटर पे रहा और एक दिन इसने सांस अपने आप ली। तीसरी बार जब ये वेंटिलेटर पे चला गया तब डॉक्टर ने हमारी मीटिंग की, हमारे पेरेंट्स को बुलाया, हस्बैंड के पेरेंट्स को भी, मेरे पेरेंट्स को भी, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, और बहुत प्यार से समझाया कि देखिए इस बच्चे में अब कोई होप है नहीं कि आप इसे बचाएं तो ये बच्चा कामयाब रहेगा। ये बच्चा पागल हो सकता है, ये बच्चा अंधा हो सकता है, ये बच्चा कुछ भी हो सकता है, मतलब अब आप इसको बचाते हो तो ये आपका है। तो मेरा बाकी फैमिली मेम्बर्स बैकफुट पे थे, पर मेरे हस्बैंड बहुत ही इनोसेंट पर्सन, मतलब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अगर भगवान ने इसको ज़िंदगी दी है, मैं मारने वाला कौन। और कब कब मेरे मन में गिल्ट रह जाएगी कि मैं इसको लेकर वापस गया और मेरा बच्चा सही नहीं हुआ, तो जब तक यहाँ इसकी सांसें चलेंगी तब तक मैं इसको चलाऊँगा। तो हमारे यहाँ पर, मेरे उन दिनों की बात बताती हूँ सर, टीपीएन करके एक दवाई आती थी, वो 1000 रुपये की आती थी, क्योंकि बच्चा बड़े बच्चों की आईसीयू में था तो गवर्नमेंट हमको जो एम्स है वो हमें पैसा नहीं देता था, वो दवाई नहीं देता था सर। और एक बाबू की कैपिलरीज आती थी जो उसके नर्व्स में उसको ऑपरेट करके लगाई जाती थी, वही बाबू को लगती थी दवाई। तो पर डे 1000 रुपये और 1000 रुपये कैपिलरी सर, 2000 रुपये मैनेज करने और रोज के मैनेज करने, ऊपर से सर सारी दवाइयाँ उसकी। और मेरे हस्बैंड बहुत खुददार इंसान, उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स से भी नहीं कहा। तो मैंने और उन्होंने जैसे मैनेज किया, जो भी चीज़ें थी हमने अपनी जितनी ज्वेलरी, क्योंकि शादी हाल ही हुई थी, 8 ही महीने हुए थे मेरी शादी को, 6.5 महीने में बाबू हो गया, 2 महीने ही हमारे मतलब ऐसे ही भी था। उसके बाद से जितनी ज्वेलरी थी सर, सब वो सब ये निकालते रहे सर। एक दिन ऐसा हुआ सर, सारी ज्वेलरी निकल गई। उस दिन ये था कि पैसे नहीं हैं, अब अगले दिन क्या ही होगा। अगले दिन जैसे ही हम बैठे हैं दोनों जनी, तो मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने कहा अब क्या होगा। तो मैं इनसे बोलती बहुत कम थी, क्योंकि अभी जो भी था मैं रोज़ देखती थी ये बहुत परेशान है सर। तो फिर मैंने इनकी तरफ जब नज़र उठा के देखा, मैं कहा अब क्या होगा, मतलब तो सभी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है। तभी डॉक्टर बोला कि अब इसको टीपीएन की ज़रूरत नहीं है। इसी वक्त भगवान का थोड़ा साथ हो। तो सर उस दिन ये गए और हमसे कहा गया कि जाइए इसके लिए कपड़ा लेते आइए, इसको कपड़े पहनाने हैं। हम एम से नीचे उतरे सर, 50 रुपए के बाबू के कपड़े आए। मेरे पास वो 50 रुपये भी मेरे को नहीं थे, अरेंज किए हमने। और एक अंकल थे, तो वो बैठते थे, रोज़ देखते थे हमको,
और वो भी अपना दर्द गाते थे, हम भी अपना दर्द गाते थे। 3.5 महीने एम्स में रहना सर आसान चीज़ नहीं है। हमने उस दिन मात्र 21-22 साल की होंगी सर मैंने दुनियादारी सीखी सर। मैंने सबसे पहले भूखा रहना सीखा। सारा दिन अपने बेटे के आईसीयू में आके बैठ जाती थी मैं, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते थे। और ये भाग के 7:30-8 बजे आते थे कि मेरी वाइफ सारा दिन बैठी होगी सर। ये मुझे आके कहते थे कि तुम हट जाओ। मैं कहती तुम अभी तो आप आए हो तो अब बैठो। नहीं, फिर सर वो हम लोग चाय और ये बिस्किट चलाता सर, क्रैक जैक का 50-50। कभी एक भी पल, एक दिन, एक चीज़ नहीं भूली है सर मैं। वो हम लोग सर लेके बैठते थे, 5 रुपए का वो क्रैक जैक का पैकेट, और ये और मैं दोनों मिलके खाते थे सर। उसके बाद से फिर से ये आईसीयू में बैठा करते थे पूरे दिन, पूरी रात, पूरा दिन मेरा, पूरी रात मेरे साहब का। और उसमें मुझे कभी जगाने नहीं आते थे कि चलो, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था कि अभी ये क्या होगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वैभव का सारा ब्लड निकाल दिया गया। उसको कैपिलरीज लगा रहा था। जो डॉक्टर्स होते थे वो इंटर्न पे होते थे। तो मैं पढ़ी लिखी थी, मेरी अंग्रेजी बहुत फराटेदार, मैं अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। ज़िंदगी मुझे किस राह पे ले गई थी ये मैं ही जानती हूँ। तो और ये भी वेल एजुकेटेड परिवार से, काफ़ी संपन्न परिवार है, ऐसा नहीं है। तो जब हम लोग वहाँ बैठे सर, तो बाबू की रिपोर्ट मेरे हाथ लग गई। मैंने देखा कि मेरे बेटे का रात में ब्लड को वापस चढ़ाया गया है। हमने डॉक्टर से पूछा ये क्या किया आपने? तो बोल लगे कि आपको कैसे पता चला? हमने कहा नहीं, आप बताएं इसको क्या किया। लापरवाहियाँ होती हैं, बट मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। डॉक्टर हिमांशु, वो विकलांग थे, एक पाँव से उनका वो था, उनको पोलियो था। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे। तो उन्होंने बोला कि घबराने की बात नहीं है, रात में बाबू का सारा ब्लड निकल गया है था आपके बेटे का, तो अभी उसको फिर से चढ़ाया गया। मैं कहा आपको मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि मैं अपना खून देती, आपने किसी और का खून क्यों चढ़ाया? तो उनको उस दिन पता चला, रियलाइज़ उन्होंने किया कि जो लोग ऐसे दिखते हैं ख़राब, मतलब अभी इनकी परिस्थितियाँ हमें जैसे दिख रही हैं ऐसी हैं नहीं, ये पढ़े लिखे होते हैं। तो उस दिन एक टर्निंग पॉइंट रहा। अगर मैं उस वक्त नहीं लड़ी होती अपने बच्चे के लिए, तो मुझे डॉक्टर ने नहीं बुलाया होता, सक्सेना जी ने। और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि देखिए, बच्चे के साथ दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन कोशिश आपकी जो है वो बिल्कुल रंग लाएगी। और बाबू को वो जो ब्लड चढ़ा, उसके बाद से मैं पर डे उसका रिपोर्ट्स को, मैं कहती थी नहीं, मेरे को रिपोर्ट्स देखनी अपने बेटे की, ईच एंड एवरी डे की रिपोर्ट्स मेरे को पढ़ना। और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं उस डिपार्टमेंट के अंदर जाके लड़ के अपने बेटे की रिपोर्ट्स को लेकर आना। तो ये जज्बा एक माँ का होता है। कोई कभी रिपोर्ट्स को नहीं दिखाता, कोई भी एम्स में आप कभी रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ सकते मतलब हैं। जो अपना दर्द था उससे आपने बाकी लोगों के लिए दवाई का इंतजाम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहाँ से सर और टिपिकल कंडीशन हुई। वहाँ तक तो यही था कि बच्चे को जिंदा, मेरा बच्चा मेरे को मिलना चाहिए, और सर मैं जिंदा अपने बच्चे को लेकर आई, कुदरत थी। अब यहाँ से परेशानियाँ ये शुरू हुई सर कि इसके लिए सारी की सारी फिजियोथेरेपी, इसका अभी आँखों का इलाज कराना था, इसके सारे टेस्ट होने बाकी थे कि बाबू को दिक्कत कहाँ होगी। तो हमें कुछ तो एम्स ने करके दिया था, बताया था कि एक कान से सुनता, एक कान से नहीं सुनता। लेकिन जब मैं इसको बाहर लेकर आई तो मेरे को इसको 1 साल के बाद मेरे को कान को दिखाना पड़ा। तो हमने इसका बैरा टेस्ट कराया। बैरा टेस्ट में उस डॉक्टर ने बोला ये दोनों कान से सुनता है, आपको एल्प्स की मशीन बनानी है, एक कान की 25,000 की बनेगी। सर अभी हम निकले ही थे, फिर भी लोगों ने बहुत मदद की हमारी। 50,000 रुपये का अरेंजमेंट हुआ सर, और बाबू की एल्प्स की मशीन लग गई कान की। अब उसके लिए हमने स्पीच थेरेपिस्ट स्टार्ट कर दिया ढूंढना। स्पीच थेरेपिस्ट भी आ गया। मतलब जो जो कदम दर कदम आपने भोगा है जिस कष्ट को, वो राह थोड़ी सी आसान कर रही है अपने जैसे तमाम लोगों की। जी, यही समझ लीजिए, जितना कर पाऊँ, जितने कांटे हटा पाऊँ उनके लोगों के रास्ते से, उतना हटाने की प्रयास में हूँ। तो वो डॉक्टर ने गलत बताया मुझको। मेरे बेटे के दोनों कान के सुनने की शक्तियाँ जा चुकी थी, और तब भी मैंने मशीन खरीदी, फिर मैंने उसकी स्पीच थेरेपी कराई। जब फिर से बैरा टेस्ट होता है सर 3 साल के बाद, तो मुझे डॉक्टर बताता है, जिस डॉक्टर ने उसको देखा उसने बोला आपका बेटा नहीं सुनता है। मैं लड़ गई, मैंने कहा नहीं सर देखिए, इसका बैरा टेस्ट है सर, देखिए। उन्होंने कहा बैरा ये गलत है, बैरा मैं मान ही नहीं सकता, ये बच्चा बोल देता, अर्चना जितनी मेहनत कर रही हो ये बच्चा बोलता। फिर से इसका बैरा टेस्ट हुआ, सब फिर से बैरा टेस्ट हुआ। 3 साल में खराब, भला हम लोग पागल बने थे दोनों मियाँ बीवी। उसके कान की शक्ति तो पहले ही जा चुकी थी सुनने की।
बोल सकता नहीं मेरा बेटा मल्टीपल डिसेबिलिटी लेकर जीता है। मेरा बेटा ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, लेकिन उसके बाद भी हमने बाबू के साथ बहुत मेहनत की। मेरा बेटा अपने आप सारे काम कर लेता है, अपना खाना खा लेता है, उसे जो चाहिए वो जाता है पैंट्री में निकाल के लेकर आएगा, बता देगा कि मुझे ये खाना है। दिमागी रूप से जैसे लोग कह रहे थे कि ये 3 बार वेंटिलेटर पे गया है, दिमाग में पूरी ऑक्सीजन की लेयर है, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं कुदरत ने झुटलाई। मेरा बेटा अच्छे से समझता है, मैं ये तो नहीं जानती कि वो मुझे माँ समझता है कि नहीं, लेकिन रिश्ते समझता है सर। तो पढ़ाई लिखाई में भी आपने कुछ अपने तरफ से मेहनत की होगी, स्कूल ढूंढा होगा, उन्हीं सब चीज़ों को एक जगह पे लाने की कोशिश की जी सर। इसको बाबू को कोई एडमिशन लेता ही नहीं था। सबसे बड़ा दर्द यही कि कोई एडमिशन नहीं लेता मेरे बेटे का, क्योंकि इसके अंदर मोबिलिटी नहीं है। वो कहते थे कुछ तो हो, या तो ये बोले, या तो ये सुने, या तो ये चले, तो था ही नहीं इसके अंदर। ये ना बोलता था, ना सुनता था, ना चलता था, तो अभी इसके पास था ही नहीं सर कुछ भी। तो जिस स्कूल में जाते थे वो हमें भगा देते थे, कहते नहीं नहीं ये बच्चा एडमिशन नहीं लेंगे। ये समझना चाह रहे थे कि पेरेंटिंग की बात हम करते हैं, अगर ऐसे बच्चों की पेरेंट्स को पेरेंटिंग के कुछ टिप्स आप दे पाएँ, क्या कुछ सावधानी बरतना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर आप बता पाएँ, क्योंकि आपने खुद देखा भी है, एक लंबा दौर रहा है। देखिए, पेरेंटिंग में सबसे पहले आपको 2 चीज़ों पे बहुत काम करना होता है। एक, आपको पेशेंस आपके पास होना चाहिए, और जब आपके पास पेशेंस होता है तभी आप किसी काम को कर पाते हैं। तो मैंने देखा है यहाँ पर जो पेशेंस है होता ही नहीं है पेरेंट्स के पास। वो इतने अधीर हो जाते हैं कि बिल्कुल ही अपना सारा संयम खो देते हैं। अब यहाँ पर इनके यहाँ पे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हो जाते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुमने किया है, ये तुम्हारे वजह से हुआ है, ऐसा। तो वो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसे ख़त्म करना होता है सर। दूसरा, हम जब इन बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम इनकी नीड्स को समझ के काम करना चाहिए हमें। मान लीजिए कि मेरे बच्चे को इस वक्त प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, वो इसकी स्पीच में प्रॉब्लम है, तो मुझे इसकी स्पीच पे काम करना है। जो उसका सबसे वीक पॉइंट है, सबसे पहले हम उस पर काम करते हैं। जैसे वैभव को सबसे पहले हम लोगों ने सिखाया कि बटन कैसे लगाएगा वो अपने शर्ट का, तो मुझे कम से कम 2 से 3 महीने लग गए थे। लेकिन धीरे धीरे वैभव अब बटन भी लगाता है, सब्जी भी काटता है। अपने बच्चे को आपको कॉन्फिडेंस में लेना है, आपको अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में लेना है। कहीं पर भी आपको ये नहीं कहना है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, हमेशा कहना है कर पाऊँगी, हमेशा बोलना है कि हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके का एक मोटिवेशन रखते हैं अपनी लाइफ में कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मेरा जो बच्चा है वो भी कर सकता है, तो आप कर पाएंगे। डीमोटिवेट कभी नहीं होना, नेवर एंड एवर, कभी डीमोटिवेट नहीं होना। लाइफ में जब मेरे को ये पता चल गया कि मेरा बेटा बचपन से ही मुझे बता दिया, डॉक्टर्स ने लिख के दे दिया, टेक इट ग्रांटेड, कि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है, आपका बच्चा पागल हो सकता है, हम लोगों ने कभी नहीं माना। कभी भी कुछ होता था हम कहते थे ठीक है ये पागल होगा ना, देखेंगे पागलपन का कोई तो इलाज होता होगा, पॉजिटिविटी, तो हाँ कहीं ना कहीं लेके जाएंगे इसको। पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है। साथ ही साथ आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो 1 लेवल अप रखना है, और जो दुनिया है उससे आपको कट जाना है। आपको जब आप दुनिया से कट जाते हैं तो आपके पास नेगेटिविटी आती ही नहीं है, और हम सिर्फ उस चीज़ों पे ध्यान देते हैं। थेरेपीज़ पे ध्यान दीजिए आप, आपके बच्चे को क्या ज़रूरत है बस उस पे ध्यान देना है। हमें ये नहीं सुनना वो उसने क्या कहा मेरे बेटे के लिए, उसने मेरे बच्चे या बेटी के लिए क्या कहा, कुछ नहीं सोचना। बस ये सोचना है कि ये आज मेरे बच्चे की थेरेपी होनी है, मुझे आज इसकी थेरेपी करानी है, इसका आउटपुट क्या निकलेगा। आप जो इनपुट दे रहे हैं उसके आउटपुट के बारे में सोचिए। मेरे साथ ये है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, मेरा एक शेड्यूल होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मेरे पास मेरे इसमें नोट पैड है, मेरे नोट पैड पे आज का पूरे दिन का शेड्यूल लिखा होगा, मिनट टू मिनट, और वो अगर जब तक मैं रात में कर नहीं लेती, चाहे वो 2 बजे चाहे 3 बजे, मुझे उसको टास्क को कंप्लीट करके सोना होता है। तो आपको एक टाइट शेड्यूल के अंतर्गत काम करना होता है। कोई ऐसी राह बताना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को आज के दौर में? जी बिल्कुल। देखिए, पहले जो टाइम था जब मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आया, तो कुछ भी मैं इसके बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक होती थी, तो मुझे डॉक्टर्स के पास जाके संपर्क करना पड़ता था। लेकिन आज का जो ज़माना है, आज आपके पास इतना अच्छा AI है, इतना अच्छा आपके पास सोशल नेटवर्किंग इतनी बढ़िया है आपकी। आप कुछ भी जानना चाहते हैं आप उसको जानिए,
और मैं जो कहूँगी, जो नए जिनकी अभी वो न्यूली मैरिड पर्सनस हैं, न्यूली मैरिड कपल है सॉरी, वो एटलीस्ट कम से कम इन चीज़ों को पढ़े, जाने, समझे, और जब कंसीव करने से पहले या इन बच्चों को दुनिया में लाने से पहले वो अपना पूरा का पूरा एक टेस्ट कराए, हार्मोनल टेस्ट, दोनों पति पत्नी कराएं, जिससे कि ये जो दर्द हम सह रहे हैं ये दर्द कोई दूसरा ना सहे। अगर मान लीजिए मैंने अपने हार्मोनल टेस्ट कराए होते तो शायद जो मेरा ये मुझे पता चला कि कभी मेरा IgG पॉजिटिव रहा था, वो जब बाद में जब हम कंसीव करते हैं तो फिर उसके साथ वो प्रोहिबिट नहीं होता और ज़्यादा वो बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को जब पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो उनके बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे। उनके बच्चों के, देखिए कुदरत क्या करेगी ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे अपनी तरफ से प्रिकॉशंस अगर आप ले लें, आप दोनों मेडिकल टेस्ट कराएं, आपके सारे हार्मोनल टेस्ट कराएं, कंसीव करने से पहले, बच्चे को दुनिया में लाने से पहले आप हर तरीके का पहले 2 से 3 महीने तक आपको डॉक्टर्स के साथ आज के दौर में तो रहना ही पड़ेगा, और आप रहिए भी। मैं यही कहूँगी, सबसे कहूँगी कि मैंने जिसको भी ये गाइडेंस दी है तो भगवान की दया से अभी आप देखेंगे कि इन बच्चों की जो संख्याएं हैं वो धीरे धीरे कम भी हो रही हैं, क्योंकि जब आपको अभी पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में कि इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो दुनिया में उनको लाने से अच्छा है, इतना दर्द देने से अच्छा है कि हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लें। देखिए मैं कोई बायस्ड प्रतिक्रिया नहीं दे रही हूँ, मेरे दर्द को समझते हुए मैं आपको कह रही हूँ कि अच्छा है आज आपने मेरे बेटे को जाते हुए देखा, वो दर्द में रोज़ मैं सहती हूँ, मेरा बेटा कैसे जाता है, क्या करता है। तो उस दर्द से अच्छा है कि एक डिसीज़न हम ले लेंगे कि अल्ट्रासाउंड में है कभी, और इमोशनल नहीं होना। अगर आपको डॉक्टर कहता है कि बच्चे का सर नहीं है या बच्चा इस तरीके कामयाब नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इस चीज़ के लिए जाते हैं, नहीं मुझे मेरा बच्चा चाहिए, नेवर, आप कभी इमोशनल नहीं होइए, क्योंकि जिस बच्चे को आप दुनिया में लेकर आ रहे हैं वो उसको तो आप कुछ दे ही नहीं रहे ना सर, और आप खुद भी बहुत तंग होंगे। आप रोज़ कहीं नहीं जा पाते, हम अपने बाबू को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, हम उसकी प्रायोरिटीज़ को देखकर हम काम करते हैं। और मेरे लिए मेरी दुनिया मेरा बेटा हो गया है। अभी दुनिया मतलब लोगों के लिए मैं उनकी दुनिया हुई हूँ और मेरी दुनिया मेरा बेटा है। हम सीमित हो गए सर। मेरी 2 बेटियाँ भी हैं, पर वो उन दोनों बेटियों ने इसको बहुत सिखाया। अब ये मुझसे उतना नहीं सीखता है, उन लोगों से सीख गया है क्या है ये दुनियादारी, इसको अब समझ में आई है। ये अपने बिस्किट्स को लेता है तो उन लोगों से छीन लेगा। मतलब एक चीज़ बातों बातों में मुझे लग रहा है कि पूछना चाहिए आपसे, अगर स्पेशल चाइल्ड है और दूसरा बच्चा आता है तो वो एक सपोर्ट के तौर पे होता है। देखिए, और इसका 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। इस पे मैं पेरेंटिंग काउंसलिंग पे तो मैं बहुत बात करती हूँ, और मैं एक आपका पुणे में एक यूनिवर्सिटी है, विजयानंद यूनिवर्सिटी, वो मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए बुलाती है और मैंने कोर्स भी वहीं से किया है। तो वो लोग बहुत कम से कम 100-150 बच्चे जुड़ते हैं रोज़, जो काउंसलिंग के क्षेत्र में जाते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, वो सब जुड़ते हैं हम लोगों से, और मैं उनको क्लासेस देती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही देती हूँ। अब आप जब अपने एक बच्चा आपके पास है और आप दूसरे बच्चे के लिए सोच रहे हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर दूसरा बच्चा इस दुनिया में लाना है। इन बच्चों का एक तो सपोर्ट होता है, मेंटल सपोर्ट आपको ही मिलता है। आप 10 मिनट के लिए उनके ऊपर छोड़कर कोई दूसरा काम कर सकते हैं। जब मेरे पास कोई बच्चा नहीं था 5-6 साल तक, तब मैं क्या करती थी, सारा दिन वैभव के साथ ही रहती थी, कोई काम नहीं करती थी, बस बाबू को देखना, और 24 घंटा दिमाग इसी में रहता था, 24/7। और मेरे पास हर चीज़ की नॉलेज थी सर। मैं बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई, मैं पोस्ट ग्रेजुएट साइंस की स्टूडेंट सर। मेरे पास कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो मैं कुछ करती ही नहीं थी। मेरे हस्बैंड अपने प्रोजेक्ट्स मुझको ला के देते थे, तो पहले मैं कर भी देती थी, फिर धीरे धीरे मेरा वहाँ से मन हट गया। बस 24 घंटे बाबू अब बोलेगा, वैभव ये करेगा, वैभव नहीं करेगा, तो वो मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई थी। तो दूसरे बच्चे के आने के बाद उसने मुझको सपोर्ट किया सर। मेरी बच्चों ने, मेरी बेटियों ने मुझे सपोर्ट किया, और आज ये है कि मैं अगर कभी पैक फुट पे आती भी हूँ तो कहते नहीं मम्मा आप कर जाओ, हम हैं ना, आप जाओ, आप देख लो। मुझे किसी सेमिनार में जाना है, आप जाओ सेमिनार देख लो। आपको ये करना है, हाँ मम्मा आप देख लो। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको बहुत हिसाब से दोनों बच्चों के ऊपर तालमेल बिठा के रखना है। बैलेंस पेरेंटिंग होनी चाहिए। अगर आप कहीं चूके तो एक बच्चे को ये लगेगा कि आपका जो ये बच्चा है वो और उस बच्चे में कहीं ना कहीं तालमेल में कोई ना कोई कमी हो रही है। तो आपको दोनों बच्चों को उतना ही प्यार करना है,
दोनों बच्चों की प्रायोरिटीज़ को समझ के उनको प्यार देना है। मैं वैभव को भी उतना ही मानती हूँ। जब मेरी बेटियाँ आ जाती हैं तो मैं अपनी बेटियों के साथ भी उतना ही रखती हूँ। हमारा एक जो फ्रेंड सर्कल है, हाँ, मेरी बेटियाँ नहीं हैं, उनसे मैं अपने स्कूल की सारी बातें जो मुझे नहीं भी करनी होती हैं मैं वो सारी बातें करती हूँ। मेरे जितने फ्रेंड सर्कल है उन सब के बारे में बताऊँगी, आज मेरे साथ ये हुआ, पता है आज वो फ्रेंड मेरे को मिला था, ऐसे ही मेरे बच्चे मुझे बताते हैं। तो ये जो आपको बैलेंस करके चलना, अपनी फैमिली को इतना प्यार करके चलना और पैम्पर करना, दोनों तरीके से आपको तो उनको ये नहीं लगता कि मम्मा उसको ज़्यादा प्यार कर रही है कि मुझको ज़्यादा प्यार कर रही है।